कादरी। तो अच्छा, ये मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि ये आपसे हमने ये बात की थी कि हंटिंग सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे लोग जो है ना वो सिर्फ शिकार करते थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, बाहर से जो सब्जियां ढूंढ लाते थे, फल तोड़ लाते थे और आके खा पी लेते थे। इससे हम कहते थे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। ठीक है, क्या कहते थे? हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। फिर एक वक्त आया, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बनी, पेस्टल सोसाइटी, जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, लोगों ने घरों में जानवर रखने शुरू कर दिए। जानवर रखने की वजह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का एक तरीका लोगों को मिल गया। ठीक है, लोग अब इकट्ठे कर सकते थे वेल्थ। ये थी डोमेस्टिकेशन। कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 या 5 गायें हैं, ठीक है, तो और कुछ जो है ना गाय मुझे अपने वो लट से वाले साहब से मिली हैं, तो अब इस तरह ना इकट्ठी होनी शुरू होगी। तो कुछ लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा जानवर होने शुरू हो गए और ज्यादा जो है ना वो उन्होंने थोड़ी सी डोमेस्टिक प्लांटेशन भी शुरू कर दी, और कुछ लोगों के पास कम था। अब ये दूसरा फेज आया जिसमें डोमेस्टिकेशन, और डोमेस्टिकेशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने माल इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उस वक्त दौलत की फॉर्म क्या थी? दौलत की फॉर्म ये थी कि आपने क्या चीजें रखनी है, गाय कितनी है आपके पास, भैंसें कितनी है, वगैरह वगैरह, ये सारी डोमेस्टिकेशन की फॉर्म्स थी, राइट। फिर तीसरा फेज आया एग्रीकल्चर सोसाइटी, जब लोगों ने बड़े स्केल पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुरू की, विच वॉज इन्वेंशन ऑफ द प्लाउ। सो जो हल चलाते हैं, जो आपको पता होगा जो देहातों में से लोग हैं, वो जो हल चलाने वाला जो है ना, जब इन्वेंशन हो गई, तो यहाँ पे तीसरी जो है ना वो स्टेज आई, इसे हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं, विच वॉज फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो अभी बहुत सारे लोगों ने वो आपको एक्सप्लेन किया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन से शुरू हुआ। उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। कोल ने बड़ा, कोयला जो था उनके पास बहुत ज्यादा था, उसने मेजर रोल प्ले किया। स्टीम इंजन आया, स्टीम इंजन की वजह से जो है ना ये पॉसिबल हो गया कि नेचुरल एनर्जी, यानी आपको बंदे नहीं चाहिए जोर लगाने के लिए, मशीन कैन डू योर वर्क, राइट। सो मशीन्स यूज होनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारे पास मशीन्स को चलाने के लिए एनर्जी आ गई। एनर्जी किधर से आई? स्टीम इंजन से। स्टीम इंजन कैसे चलता था? आमतौर पे वो कोयले के साथ चलता था, ठीक है। तो अब ये स्टीम इंजन के चलने की वजह से आप बहुत सारी मशीनरी ऑपरेट करने के काबिल हो गए, और उस वजह से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है ना वो स्टार्ट हुआ। वो इन्होंने एग्जांपल दी हैं सो हाउ की बर्मिंघम में फैक्ट्रीज थी कुछ, जिन्होंने बड़ी इनोवेटिव चीजें लार्ज स्केल पे बनानी शुरू कर दी। फिर उसके अलावा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये फैला। टेक्सटाइल जो है ना, ये मैनचेस्टर, फिर पोट्री का स्टॉक का उन्होंने तस्करा किया था डॉक्यूमेंट्री में, कि पोट्री जो थी, ये बर्तन जो बनाते थे, इसकी जो है ना वहाँ पे डेवलप हुई, बड़ा इंडस्ट्री डेवलप हुई। अल्टीमेटली रोड्स बननी शुरू हुई, ट्रेन आई, अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और उनके पास लेबर थी बहुत ज्यादा, ब्रिटेन में गुलाम अवेलेबल थे, काम करते थे। अब ये लोग वो उन्होंने लेबर के तौर पे यूज किया, और बहुत बड़े स्केल पे, क्योंकि ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी, मुख्तलिफ मुल्कों पे हुकूमत करते थे, वहां पे उन्होंने एक्सपोर्ट शुरू कर दी, और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारे मसले ये आए कि लोगों की हालत उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत अच्छी नहीं थी, और बहुत अच्छी नहीं थी इसलिए वहाँ पे जो कमज़ोर हालत थी उनकी, उस वजह से इसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था लोगों से, और रेस्ट की प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, कोई टाइमिंग्स नहीं थे ऑफिस के या काम के। 8 घंटे का कानून उस वक्त नहीं था। कोई 5-5, 6-6 साल के बच्चे 12-12, 14-14 घंटे काम करते थे इंडस्ट्री। तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट आए आपकी पर्सनल लाइफ पे भी, ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है दैट शिफ्टेड फ्रॉम वर्कशॉप सिस्टम टू फैक्ट्री सिस्टम, राइट। फिर इसके बाद हमने कहा कि 4th जनरेशन थी, जो कि
fourth social revolution, which is information revolution, which is chip-based revolution. Whatever we are using today, these laptops, ACs, ये जो ऑटोमेटिक हैं, वो रिमोट कंट्रोल्स हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, सीसीटीवी कैमरास, राइट, ये सारे के सारे चिप बेस्ड, चिप टेक्नोलॉजी। और एक आप देखें कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ गया, हमारी जिंदगियां बदल गई। अभी कोई बंदा ये सोच सकता था कि इधर मैं अपने घर में बैठकर, आप अपने घर में बैठ के हमें क्लास पढ़ रहे हों, तो ये पॉसिबल नहीं था। ये सारा कुछ it only became possible because of the information revolution, right? And the last one, which is which is emerging at the moment, which is in progress, is the biotech revolution, जिसमें बायोमेटीरियल्स पे काम हो रहा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। आपको पता है बहुत सारे, या आपने देखा ना क्यूकम्बर्स, खीरे आते हैं, इतने इतने बड़े खीरे आते हैं, ठीक है। अब ये कभी आपने देखे थे, यानी बचपन में देखते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे एक खीरे या सब्जियां, बड़ी छोटी छोटी होती थी। अब इतनी बड़ी बड़ी वो सब्जियां आती हैं, ये क्या है, पता है किसी को? हाँ जी, कोई बंदा बताएगा क्यों ये है? माज बताओ जरा। माज, अबरार। जी सर, पहले नेचुरल होता था, अब वो नेचुरल नहीं है, फार्मिंग हो रही है इस वजह से। बिल्कुल सही है। तो ये जो जैसे अबरार ने बताया कि नेचुरल, ये माज जरा बताओ कि ये क्या है, ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां आती हैं? सर ये हाइब्रिड होती हैं, इनको केमिकल्स के जरिए और इनकी वो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इनको क्रिएट किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बस इधर ही बात, ये जो असल में ये जो लफ्ज बोला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब ये क्या है? ये सारा का सारा जो जो डेवलपमेंट हो रही है ना, ये बायोटेक, ये बायोलॉजी में हो रही है। सब्जियों के उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। इसी तरह ह्यूमन बॉडीज में वो बहुत सारे, यानी वो चीजें लेके, वो कहते हैं मॉलिक्यूल एक लेंगे, वो सॉरी आपका एक कोई पार्ट लेंगे बॉडी का, मॉलिक्यूल लेंगे, उससे वो डेवलप, मतलब आपका हाथ अगर खराब है तो हाथ का एक छोटा सा हिस्सा लेके सैंपल, उससे पूरा का पूरा हाथ डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। अब ये सारी चीजें बायोटेक, ये मैंने आपको किसी का बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, बायो टेक रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है। ये आप देखिए, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड प्लांट्स, है कि जब डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई तो मोर डिपेंडेंस ऑन फूड सप्लाई, फूड सरप्लस शुरू हो गया, क्योंकि लोगों के पास एक गाय नहीं, अब कई कई गाय मवेशी आने शुरू हो गए। उसके बाद लार्जर ह्यूमन ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर हो गए, कि तू जो है ना खेती बाड़ी किया कर, जो है ना मैं जो ना जानवरों के देखता हूँ। ट्रेड शुरू हो गई, जो सरप्लस था, क्योंकि सरप्लस जब आपके पास चीज, आपके पास दूध फालतू है, क्या करेंगे आप? बेचेंगे किसी को। हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी में ट्रेड नहीं थी, वहां पे जो लोग चीजें खुद ही खाते थे और अपने जो रिश्तेदार हैं उनके लिए भी ले आते थे, उन्हें खिला देते थे। तो यहाँ पे ट्रेड शुरू हो गई, राइट। तो ट्रेड शुरू होने के बाद लोगों ने एक्यूमुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल स्टार्टेड गैदरिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। और फिर जब लोगों ने जमा करने शुरू कर दिए, उन पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, स्लेवरी शुरू हो गई, लोगों ने लोगों को स्लेव बनाना शुरू कर दिया। वॉर्स में जो जो हार जाता था उसे गुलाम बना लेते थे। और अब ये ना, इसकी वजह से फिर एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं, जिसमें क्या था, सोशल इनइक्वालिटीज। सोशल इनइक्वालिटीज यानी लोगों ने जब माल जमा करना शुरू किया, उसकी वजह से लड़ाइयाँ शुरू हुई, लड़ाइयों में स्लेव्स आए, स्लेव्स, इन सारी चीजों की वजह से किसी बंदे के पास माल ज्यादा है, ठीक है, जंग में जीत गया, उसके पास गुलाम भी ज्यादा है। अल्टीमेटली से सोशल इनइक्वालिटी, लोग एक जैसे नहीं। पहले हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज में था, सारे लोग बाहर जाते थे, अपना अपना कमाते थे, थोड़ा बहुत खा लेते थे, सारे एक जैसे रहते थे। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी शुरू हो गई सोसाइटी में, कुछ लोगों के पास ऐसा ऐसा ज्यादा चीजें आनी शुरू हो गई, कुछ लोगों के पास कम कम चीजें आनी शुरू हो गई, ठीक है।
उसका फिर एक और ये हुआ कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी ज्यादा एक्यूमुलेशन थी वेल्थ की, दे अल्टीमेटली दे स्टार्टेड इनहेरिटिंग इट, तो दे स्टार्टेड गिविंग इट टू देयर किड्स। ठीक है, वो जब जिसका माल था वो ओनर वो फौत हो जाता था तो जाहिर उसके बच्चों को चली जाती थी। अब ये इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ इससे शुरू हुई और ज्यादा एक्यूमुलेशन शुरू हो गई, और उससे वेल्थ की कंसंट्रेशन, चंद हाथों में दौलत आनी शुरू होगी। ठीक है, concentration of wealth and power. Those who have got a lot of money, lot of cattle, lot of lands, they became powerful in the society, right? और इससे फिर लीडरशिप स्टाइल चेंज हुए, लोगों ने अल्टीमेटली जिनके पास पैसा ज्यादा था, वो जमीनें ज्यादा थी, वो उनके लीडर्स बन गए। तो ये एक था ऑर्डर जिसमें कॉन्सिक्वेंस थे जो कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट कल्टीवेशन की वजह से शुरू। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हो तो बताएं। नहीं सर, इट्स अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। चेंजेस इन द सोशल ऑर्डर, ये पढ़ा था कि नहीं पहले? नहीं सर। अच्छा जी, व्हाट होल्ड सोसाइटी टुगेदर। अब हमने ये बात की, हमने सोशल ऑर्डर की बात करें, हमने ये बात की कि कैसे सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म हुई फ्रॉम वेरी basic primitive society which was hunting and gathering society to then domestication of animals, फिर उसका एग्रीकल्चर कैसे। अब दूसरी चीज ये कि ये भी देखना है कि सोसाइटी हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर। अब वो कैसे, what holds them together? What holds them together? ठीक है, एक को हम कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी और दूसरी है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी ये है कि आपने क्या करना है कि जो भी सोसाइटी क्यों इकट्ठी रहती है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी का मतलब है कि लोग एक जैसा काम, जो एक जैसे प्रोफेशन में होते हैं। मसलन वो कहते हैं कि जी ये सारे जो है ना वो लोहे का काम करते थे, लोहार हैं, तो ये एक जैसे इनका आपस में बड़ा इत्तेफाक है, आपस में बड़े ये इनकी सॉलिडारिटी है, ये इसको कहते थे मैकेनिकल सॉलिडारिटी। अगर कुछ लोग जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, गंदम उगाते हैं, तो उनकी प्रोफेशन की वजह से मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता जब सोसाइटीज बढ़ी तो सिर्फ ये ना रहा कि देखे ना, पहले तो एक छोटे छोटे थे प्रोफेशन, यानी एक गांव है तो उसमें चंद लोग हैं वो सिर्फ लोहे का काम करते हैं, फिर ये कि चंद लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जब societies grew, ultimately they had more professions, and professionally people were dependent on each other, like organs of body. Organic solidarity से कहते हैं organs होते हैं ना बॉडी की, एक हाथ एक ऑर्गन है, मुंह एक ऑर्गन है, ठीक है ना। वो आप देखें ना, आपको वो यानी मैं मुंह से बात कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सारे ऑर्गन्स। तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ये है कि डिफरेंट सोसाइटी के हिस्से हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, आपकी सॉलिडारिटी इसलिए है, सोसाइटी इसलिए इकट्ठी है क्योंकि हर हिस्से को दूसरे हिस्से की जरूरत है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या है? मिसाल के तौर पे देहात, एक छोटे से गांव की एग्जांपल है, एक देहात है, वहां पे कुछ लोग जो है ना वो करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, वो गंदम उगाते हैं, चावल उगाते हैं। अब उन्हें कोई ना कोई बंदा चाहिए जो उनके सर के बाल काटे, ठीक है, तो हजाम भी चाहिए। अब हजाम को कोई बंदा ऐसा चाहिए कि जो अगर बीमार हो जाए तो उसको दवाई दे सके, ठीक है, तो उधर हकीम या डॉक्टर भी चाहिए। अब ये सारे प्रोफेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ये है व्हाट कीप्स सोसाइटीज टुगेदर। वो कहता है जी, ये डरखेम ने कहा था, जो डरखेम का आपने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ये इकट्ठे हो जाते हैं, और इसको हम ये कहते हैं कि ये अल्टीमेटली जो है ये सोसाइटीज
मैकेनिकल सॉलिडारिटी है एक ही प्रोफेशन के, उस वजह से वो सॉलिडारिटी रहती है। ऑर्गेनिक ये है कि प्रोफेशन एक नहीं है, लेकिन हर प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ठीक हो गया जी? किसी को इसमें ना समझ आई हो तो बताए। नहीं सर, ओके। अच्छा, दूसरा एक और तरीका था इसको डिफाइन करने का, ये तो एक हो गया मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है। और दूसरा है, एक जर्मन थेरिस्ट था, उसने कहा कि एक और तरीका जिससे सोसाइटी इकट्ठी रहती। एक तो यह उसने कहा गोमैन शॉफ्ट, इसे पढ़ते हैं गोमैन शॉफ्ट, और यह है गसल शॉफ्ट, है जर्मन लफ्ज है। गोमन शॉफ्ट क्या है? छोटा सा एक आबादी थी गांव, मतलब छोटी सी। आपको पता है कि यानी जब ये कहते हैं कि बरादरी है, मसलन फॉर एग्जांपल कोई देखना, जैसे भट्टी है, भट्टियों में आके बहुत सारी किस्में, अब सब कॉस्ट है, सब कॉस्ट के बारे में पता करें तो पता चलता है, कहते जी फलां एक बंदा था, उसके 4 बेटे थे, उसके नाम पे ये उन सालों के मकान थे इस गांव में, ठीक है, उसी खानदान की। तो अब ये गवर्नमेंट शॉप ये है कि छोटी सी सोसाइटी जिसमें लोग एक यानी बड़े तो अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, अपने करीबी दोस्तों के साथ, और ये उस वजह से उनकी बड़ी क्लोज इंटरेक्शन होती है, उसे कहते हैं गुमन शॉप, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखें कि चीजें फैलती जाती, जब शहर बड़े हो जाते हैं, गांव बड़े हो जाते हैं, शहर में बदल जाते हैं, तो अब वहां पे ये रिश्तेदारी वाला मामला नहीं रहता। चीजें जो है ना, लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंसी की वजह से एक दूसरे की रिश्तेदारी नहीं होती, बल्कि प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ, वही जो लफ्ज है जो कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, यहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशनशिप में चेंज हो जाता है। देखे ना, अब देखें आप में से कोई आया हुआ भूरे वाला से, कोई कहाँ से आया हुआ है, ठीक है, और हम इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। सोसाइटी देखे ना, टुगेदर किया हुआ ना, सोशल ऑर्डर है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, मुझे सबमिट करवा रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सोसाइटीज ऐसे हैं कि छोटी छोटी सोसाइटी से, देहातों से आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सोसाइटीज बन गई, जिसमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप चेंज हो गया। अब वो जो सिर्फ पर्सनल इंटरेक्शन की वजह से होता था, आपकी ताल्लुक था, वो नहीं रहा, बल्कि अब रिलेशनशिप जो है वो चेंज होके प्रोफेशनल रिलेशनशिप बन गई, ठीक है। अब दूसरा पर्सपेक्टिव है जी, जिसे हम कहते हैं माइक्रो पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो माइक्रो पर्सपेक्टिव ये है, एक पहले हमने मैक्रो पर्सपेक्टिव की बात कर ली कि सोसाइटीज हैं क्या, उनमें सोशल ऑर्डर क्या है। सोशल ऑर्डर को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन की किस स्टेज पे है, हम इंफॉर्मेशन स्टेज पे हैं, या यानी डोमेस्टिकेशन स्टेज में लोग कैसे बिहेव करते थे उससे पहले, हंटिंग सोसाइटीज थी, गैदरिंग सोसाइटीज थी, वो कैसे थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त कैसे फिर लोगों की जिंदगी में चेंज हुई, क्योंकि सारी सोसाइटी में मैक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे चेंजेस आई, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि सोसाइटीज इकट्ठे कैसे रहते हैं, वो आपको यानी एक छोटे से वो जो स्ट्रक्चर था, वो छोटा छोटा देहातों का आहिस्ता आहिस्ता बड़े स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। बड़े स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आई, लोगों के रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप की बजाय इम्पर्सनल हो, ठीक है, लोगों की ज्यादा प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो गए। अब ये सारी चीजें हमने मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखी, ठीक है। दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसे हम कहते हैं माइक्रो पर्सपेक्टिव, माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, या सोशल इंटरेक्शन इन एवरीडे लाइफ। पहला चीज उसमें क्या है, स्टीरियोटाइप्स इन एवरीथिंग, एवरीडे लाइफ। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? क्या आपने कुछ मफरूजे कायम किए होते हैं हर एक ग्रुप के बारे में। मसलन देखिए, आपको पता है हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटाइप है किस बारे में? रंगत के बारे में, कि सफेद रंग है तो खूबसूरत है ना, ऐसा चीज स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। आप कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग है कि जनाब ये जो
बूढ़े लोग हैं, ये इंटरनेट नहीं आता इन्हें, स्टीरियोटाइपिंग है कि ना ये टेक्नोलॉजी से में इंटरेस्ट नहीं होता, या ये देहात का है तो ये उसके बारे में मतलब सर्टन चीजें आपने वो लोग कहते हैं, डिस्कस करते हैं कि स्टीरियोटाइपिंग की है कि देहात का तो इस तरह का होगा, ठीक है, शहर का तो इस तरह, कराची का तो इस तरह का, लाहौर का तो इस तरह का है, हाँ जी, गुजरावाला वाला है तो वो कहते हैं वो अब फिर इसी तरह जातों के बारे में स्टीरियोटाइपिंग है। तो स्टीरियोटाइप्स जो है ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हम बस जो माइक्रो लेवल पे कैसे डेली लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। स्टीरियोटाइप्स आप ये आगे हम देखते हैं से स्टीरियोटाइप्स को कहते हैं स्टीरियोटाइप्स, और स्टीरियोटाइपिंग में हम कहते हैं कि एक चीज है जिसे हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप्स, सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप्स। आप अपने ज़हन में सोचते हैं कि ये जो है ना, वो मिसाल के तौर पे कि लड़कियां जो है वो कोई एक्टिव बहुत ज्यादा नहीं होती है, जो ज्यादा यानी फिजिकल एक्टिविटी वाला काम नहीं करती। मिसाल के तौर पे आप लेट से कोई अरेंज कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, ठीक है, और आपने चीजें से उठा के रखनी है दूसरी तरफ। अब आपने सोचा क्योंकि औरतें के बारे में स्टीरियोटाइप है कि यार ये इस तरह का काम इन्होंने नहीं करना। अब क्योंकि स्टीरियोटाइप है सेल्फ फुलफिलिंग, आप खुद से ज्यूम करते हैं, खुद ही उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। मसलन आपने कहा अच्छा आपने इमेज बना लिया इसके बारे में कि ये है, उस इमेज के मुताबिक आप उसे देखते हैं। अब उसी इमेज के मुताबिक आप उसे कहते हैं कि जनाब आप लड़कियां आप रहने दे, मैं कर लेता हूँ, ठीक है, आप काम करते हैं। उसके बाद आप जब वो लड़की काम नहीं करती, आप खुद से ये ज्यूम कर लेते हैं, कहते हैं यार देखो वाकई वो जो है ना उसने काम में कोई हिस्सा नहीं लिया, तो काम सारा मर्द ही करती। अब ये आपने खुद ही स्टीरियोटाइप बनाया, उस पर अजम्पशन बनाई, उसके ऊपर फिर लोगों से एक खास तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट किया, लोगों ने उसी तरह का रिएक्शन दिया जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो समझ गए कि आप क्या चाहते हैं, और उससे आपका पहला स्टीरियोटाइप रीइंफोर्स हो गया। समझ गए बात? यानी मैं ये ऐसे कर रहा हूं कि आप खुद से assumptions बनाते हैं स्टीरियोटाइप्स। अब जो स्टीरियोटाइप्स हमारी डेली लाइफ में है ना, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं आपने किस से क्या एक्सपेक्ट करना है, और वो उसका बिहेवियर भी उसी तरह हो जाता है क्योंकि वो समझ रहा होता है ये बंदा मेरे से ये एक्सपेक्ट कर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है जी पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस का मतलब है आप कितना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, आम बातचीत सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ठीक है। मसलन पर्सनल स्पेस, इंटीमेट डिस्टेंस, इंटीमेट डिस्टेंस होता है बड़ा ही करीब, मसलन 1 फुट, मतलब मेरे चेहरे के यहाँ तक बिल्कुल करीब तरीन जो है ना वो 1 फुट 1.5 फुट के फासले में, एक से कहते हैं इंटीमेट डिस्टेंस। अब कौन लोग इंटीमेट डिस्टेंस में आ सकते हैं, ये हर सोसाइटी में वेरी करता है। आमतौर पर आपके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, वो इंटीमेट डिस्टेंस आप जिसमें आप समझते हैं आप कि बड़े खास, वो भी खास हो गए इन पे, हर वक्त तो नहीं आप समझते कोई बंदा आपके मुंह के बिल्कुल करीब आके बातें करता रहे, कान के साथ जो है ना में कुछ कहता रहे, तो इंटीमेट डिस्टेंस बड़ा क्लोज। उसके बाद अब फिर आप कहते हैं पर्सनल, जो नॉर्मल पर्सनल डिस्टेंस लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आप 1.5 से 3-4 फुट का फासला चाहते हैं आम भी बातचीत करते हुए, और कई दफा लोग ये पर्सनल डिस्टेंस या पर्सनल स्पेस एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं कई सिचुएशन में। मिसाल के तौर पे आपने कई दफा देखा है कि आप किसी बैंक में किसी बेंच में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, एक आमतौर पे खवातीन हमारे यहाँ ज्यादातर, लड़की एक बैठी हुई है बेंच पे वेट कर रही है, और आप साथ वाली सीट हार ली है, बेंच मतलब इकट्ठा पड़ा हुआ है। अब आप क्या कई दफा करते हैं कि उसमें अपना बैग रख देती हैं, ठीक है, इसलिए कि इधर कोई ना बैठ सके, होता है ना ऐसा। तो ये क्या होता है, बेसिकली आप अपना पर्सनल जो स्पेस है वो एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम ये कहते हैं पर्सनल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस ये है कि आम मतलब 3-4 फुट से लेके 10 फुट तक आम डिस्टेंस जो हम मेंटेन करते हैं आम बोल चाल में, जरा थोड़ी दूर रह के बात करना, इसे सोशल डिस्टेंस। फिर एक होता है पब्लिक डिस्टेंस, जो आम पब्लिक गैदरिंग्स में आप जाते हैं, स्पीचेस करते हैं, वो देखें कि खास
डिफरेंस रखते हैं। पॉलिटिशियंस जाते हैं, मतलब स्टेज दूर होता है लोगों से, बिल्कुल लोगों के ऊपर नहीं चढ़ाया होता स्टेज, ठीक है। इसे तो ये पर्सनल स्पेस जो है ये कितनी आप देते हैं, ये भी डिटरमिन करता है आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसे, बड़ा क्लोज है, लोगों से मिलने जुलने वाला है, या आप रिजर्व रहते हैं, पर्सनल स्पेस की ज्यादा अहमियत, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे अमूमी तौर पे आप देखें कि दोस्तों में बड़ा कम होता है पर्सनल स्पेस जो है, अमूमी तौर पे फ्रेंड्स आर वेरी क्लोज, लेकिन अगेन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन में आप कैसे, यानी क्लासरूम में आप बिल्कुल साथ साथ चेयर्स होती हैं आपकी, जुड़ के बैठे होते हैं आप, उतने ही नेक्स्ट आपके कोई बैठा होता है, लड़की है या लड़का है। अब जो ही चीज आप नॉर्मली बाहर ग्राउंड में ये आमतौर पे एक्सपेक्ट नहीं करते किस तरह पे आपके साथ बैठे, या फिर स्ट्रेंजर जो है, जैसे आप बस में बैठती हैं तो आप, एक लड़की है तो वो पसंद नहीं करेगी कोई स्ट्रेंजर आके बिल्कुल मेरे साथ बैठ जाए, ठीक है। तो ये वेरी करता है हर कल्चर के हिसाब से। ये मैं आपसे शेयर कर रहा था सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि वी सी फीचर्स अ पर्सन एंड हियर थिंग्स अबाउट अ पर्सन, तो वी फिट व्हाट वी सी और हियर इनटू स्टीरियोटाइप्स। किसी बंदे के बारे में जाना, उससे हमने अपने स्टीरियोटाइप में डाली, अच्छा यार ये मैं सोचा था ना ये देहाती बंदा इस तरह का होगा, या वो जो बच्चा इस तरह का होगा। वो मिसाल के तौर पे बच्चा है, आप कहते हैं बच्चा है इसे इतनी अकल नहीं है, वो बच्चे को आप उसी तरह डील करते हैं, उससे जो है ना वो बड़े सिंपल क्वेश्चन वो उसी तरह के सिंपल आंसर देता है, वो भी लाड प्यार से बोलता है। आपको ये लगता है कि यार ये जो है ना एग्जैक्टली वो, या भी इसे इतनी अकल नहीं है, तो आप खुद से प्रोफेसी बनाते हैं, खुद से सोचते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप्स, एक खास ग्रुप के बारे में उसी तरह से बिहेव करते हैं, वो भी आगे समझ जाता है, वो भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, और अल्टीमेटली आपका वो रीइंफोर्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए इधर हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे वो शायद आपको बताया था रमजान में ना हम थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर देंगे, घंटे के लगभग, हम 1 घंटा 5 मिनट इसके लगभग हम क्लास लिया करेंगे, थोड़ा सा आप भी रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। तो हजूर ये आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि जो एक तो सारे लोग वो ज्वाइन करें, जो मैंने अभी आपको इन्विटेशन भेजी है, ठीक है। सर वो मेरे ऑफिशियल पे मेल नहीं आई सर। किस सर मुझे भी नहीं आई। किसको नहीं? मुआज आपको नहीं आई ईमेल? जी सर मुझे नहीं आई, मेरा ईमेल मेंशन किया है ना यहाँ पे, आपको ये एक मिनट पे मेंशन कर दूं ईमेल? एक मिनट मैं चेक करता हूँ। अच्छा जी, मोहम्मद मुआज खान को इनविटेशन गई है कि नहीं? अच्छा मुआज को नहीं गई। एक मिनट है मुआज, एक मिनट जरा ठहरना, अभी आपका जी सर। आप देखो आइए आपको इनविटेशन, और बताएं किसको नहीं गई इनविटेशन? सर मुझे भी नहीं आई। कौन, मुझे कौन सा? आ गई है सर। अरमगान। अरमगान एक मिनट ठहरो। नहीं अरमगान आपको गई हुई है, आप ईमेल चेक करें, जो ऑफिशियल ईमेल है ना आपकी कॉमसेट्स वाली, उस पे गई हुई है इनविटेशन। जंक में देख लें, अगर आपको नहीं मिलती जंक में चेक कर लें। और किसी को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर आपसे अटेंडेंस का कहना था सर, वो नेट नहीं था मेरा तो इसलिए जल्दी नहीं आ सका था सर। नहीं यार सर चंदा, पहले वो तो अब ये तो तरीका नहीं है ना। मैंने आपको पहले 20 मिनट्स तक मैं वेट करता हूँ, अब उसके बाद आप आखिरी 1 घंटे की क्लास अगर करते हैं अगर हम, और आप आ जाए 40 मिनट बाद, तो फिर कैसे जो है ना वो करें अटेंडेंस। सर पहले आ जाते थे, पहले रोज ही रेगुलरली सर टाइम पे ही आते थे, बस वो आज मसला बन गया था इसलिए सर नहीं आ सका। क्या मसला बना था? सर नेट नहीं था मेरे पास तो इसलिए सर, इधर कोई शॉप ओपन नहीं थी तो दूर गया हुआ था लड़का, किसको भेजा था सर। अच्छा, वो लोड करवाना था, टॉप अप करवाना था। जी जी सर। तो आपके पास कोई इजी पैसा और वो कोई ऐप रखे ना, उससे आप यानी इजीली कर सकते हैं वो। सर बस उसमें अभी पैसे पैसे डलवा लिए उसमें सर, बस उसी से किया, आइंदा नहीं होता सर। अच्छा काइंडली मेरे भी लगा दीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि क्लास है किस टाइम पे। एक कौन सा भी गले किन्होंने से पता? आदिल, आप तो भी आए हो आदिल, आपकी कैसे लगाऊं? सर क्लास मैं का नहीं पता, कैसे पता था? अभी नहीं आया, मैं आपको 3 बजे का ज्वाइन किया हुआ है। सर मुझे भी आधा आधा पौना घंटा हो गया सर, आधा घंटा तो हो गया सर। 3 बजे का मैंने सर आपको ज्वाइन किया हुआ है। नहीं 3 बजे का ज्वाइन किया हुआ है आदिल। मैं नोट कर रहा था आप कब आए हैं, तो हजूर पे टाइम पे आया करें ना, टाइम पे आए तो इंशाल्लाह जरूर आपकी लगाऊंगा, ठीक है? सर सर तो सर मैं आज टाइम पे आज आया था, लगा पता दें नहीं सर। मेरी अटेंडेंस लगी है नहीं लगी, मैं काफी देर का आया हूँ। मैंने सर टाइप करके लगाई है, वैसे तो पता नहीं आपने। हैं? टाइप किया था मैंने सर। नहीं, टाइप पे टाइम भी टाइप इसलिए करवाता हूँ ना, ताकि टाइम भी आए टाइप के साथ कि आपने देख लें किस सर, टाइम। मैंने काफी देर पहले की। तो एहतिशाम। अच्छा आदिल, ये मैं आपको, आदिल साहब आप तशरीफ माशाल्लाह ले आए हैं, और आते ही आपने जो है ना वो जो अटेंडेंस लगाई थी ना, वो 15 बज के 26 मिनट पे, यानी 3:30 से थोड़ी देर पहले आपने लगाई है। सर ये तो वो मैंने मैसेज देखे थे सारों के, मैंने कहा शायद अभी अटेंडेंस नहीं हुई तो इसलिए मैंने वो मैसेज किया था कि सर मेरे भी लगा दें। सही है। अच्छा चले, आज मैं कर देता हूँ, मैं किसी के 20 मिनट बाद जो भी आएगा ना, वॉट एवर रीजन, उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है? और ठीक है सर, आज चार्ज आइंदा नहीं होगा सर। ये जरा ज्वाइन कर लें अगर किसी को। अरमगान, आपको इनविटेशन गई हुई है, आप जरा प्लीज चेक करें अपने ईमेल, अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस सारे चेक करें, सारे लोग। आपकी सारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है वो इन्हीं ईमेल एड्रेस पे, कुछ लोगों ने साइन इन ऑलरेडी कर लिया है, अबरार ने कर लिया है, मोहम्मद अहमद ने कर लिया है, अली हमजा ने कर लिया है, राना साम ने, हमजा नदीम, हमजा नसीर, फिजा, उमैर, ताइबा, कंदील, इन लोगों ने। बाकी लोग जो रह गए हैं, ये प्लीज आपको इनविटेशन गई है वो एक्सेप्ट करें, तो आप इस क्लास में लॉग इन हो जाएंगे, ठीक है? अगर किसी को मसला है तो फिर वो बता दे, ठीक है? चलें ठीक ओके है, सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।